कक्षा एकादश के सभी बच्चों को सुप्रभात, सादर नमस्कार। बच्चों, आज हम आपके काव्य में आपका चौथा पाठ शुरू करते हैं। कवि सुमित्रानंदन पंत काव्य आँखें। सुमित्रानंदन पंत के विषय में आप जानते हैं कि सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं और इनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। तो यह कविता जो है, इसमें स्वतंत्रता से पहले किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है और ये किसान आज़ाद होने से पहले ही दुखी थे, लेकिन आज़ादी के बाद भी देश में साहूकारों ने, महाजनों ने उनका बहुत अधिक शोषण किया। अब उस किसान की स्थिति ऐसी हो गई है कि उस किसान के पास अपना घर बार भी नहीं है और अपने खेत खलिहान भी कुछ नहीं है। तो कवि ने ऐसे किसान को देखा, उसकी आँखों को देखकर वह क्या कह रहे हैं वह इस कविता में बताते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो बच्चों, पहले गुहा का अर्थ होता है गुफा, दारुण का अर्थ है भयानक, दैन्य अर्थात दीनता और नीरव अर्थात शांत। तो यहाँ पर शब्द अर्थ तो हो गए। अब देखिए क्या है, अंधकार की गुहा सरीखी। कवि भारतीय किसान की दुर्दशा के विषय में बताते हैं, उसकी निराशा भरी आंखों में देखकर कहते हैं, अंधेरे की गुफा जैसी, अंधकार की गुहा सरीखी, अंधेरे की गुफा जैसी उन आँखों से डरता है मन। मेरा मन किसान की गुफा जैसी उन गहरी आँखों को देखकर डर रहा है। जिस प्रकार गुफा में दूर दूर तक कोई उजाला नहीं होता, गहरी गुफा में, उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि मुझे वह निराश किसान भी, मुझे ऐसा उसकी आँखों में ऐसा लग रहा है कि सुख की छाया नहीं दिखाई दे रही है और जीवन जीने के प्रति जो एक उत्साह होना चाहिए, मुझे वह उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे उन आँखों को देखकर डर लग रहा है, क्योंकि उन आँखों में दूर दूर तक बड़ा भयंकर दुख, दीनहीन दुख दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि किसान रोना चाहता है लेकिन वह रो नहीं पा रहा है, शांत रूप से रोना मुझे उसका लग रहा है। भारतीय किसान की आँखें मुझे एक भयानक अंधेरी गुफा से जैसी लग रही हैं। जिस तरह गुफा के अंदर झांकने से डर लगता है, उसी तरह इस किसान की आँखों को देखने पर भी मुझे डर लग रहा है, क्योंकि इन आँखों में निराशा, पीड़ा और शांत रोदन के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि किसान चुपचाप अपनी गरीबी को, अपने दुख को चुपचाप अंदर भीतर ही भीतर सहन कर रहा है। बच्चों, अब इसके काव्य सौंदर्य में आते हैं। भाव, किसान की निराशा भरी आँखों का मार्मिक चित्रण किया गया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली है। अंधकार की गुहा सरीखी, इन आँखों में, यहाँ पर इन पंक्तियों में उपमा अलंकार है, क्योंकि अंधेरे से तुलना, आँखों की तुलना गुफा, गहरी अंधेरी गुफा से की गई है। दारुण दुख, दारुण दैन्य दुख, हम तीनों शब्द ले सकते हैं। इनमें दारुण दैन्य दुख, इनमें दो वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। अब आगे आते हैं दूसरे पैराग्राफ में। किसान की यहाँ पर पूर्व की स्थिति दिखाई है और इसके बाद किसान की अब स्थिति कैसी हो गई है यह भी दिखाई है। तो यहाँ पर इसमें आगे आते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बह खिसका। तो अभिमान का अर्थ है गर्व, कगार अर्थात किनारा, मझधार अर्थात समस्या या बीच में, समस्या के बीच में। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि यह किसान भी कभी स्वाधीन था,
कभी यह किसान आज़ाद रहा था, इसके पास अपना खेत खलिहान थे, अपना घर बार था, अभिमान भरा आँखों में इसका। जब यह समृद्धशाली था तो इसकी आँखों में बड़ा अभिमान, बड़ा गर्व दिखाई देता था, इसकी आँखों में गर्व की चमक दिखाई देती थी। लेकिन आज उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह उसमें केवल दुख ही दुख दिखाई दे रहा है आँखों में, क्योंकि ऐसे समय में आज उसे मझधार में, समस्या के बीच में, ऐसे ही उसको समस्या, उसकी परेशानियों के बीच में ऐसे ही छोड़कर, अकेला छोड़कर संसार के लोगों ने उससे किनारा कर दिया है। अर्थात जब किसान के पास सब कुछ था उस समय उसके सभी लोग अपने थे, समाज के लोग उसे अपनापन जताते थे, क्योंकि वह कभी पहले स्वाधीन रहा था, उसके पास बहुत कुछ था, सुख समृद्धि थी और आँखों में गर्व की चमक थी। लेकिन जब उसके पास अब कुछ नहीं है तो सभी लोग, जिस प्रकार रेतीला किनारा नदी के प्रवाह में बह जाता है, उसी तरह किसान की दशा जब गरीब किसान हो गया तो संसार के लोगों ने भी उससे किनारा कर लिया, लोगों ने उसके परेशानियों में ही उसे छोड़ दिया, उसकी कोई मदद नहीं की। यहाँ पर इसके काव्य सौंदर्य में आते हैं। इन पंक्तियों में किसान के सुखी अतीत और निराश वर्तमान का चित्रण है। समाज के लोगों की हृदयहीनता बड़ा दुख दे रही है। शिल्प सौंदर्य में कगार सदृश किनारे की तरह में उपमा अलंकार है। भाषा सहज और सरल है। अब इसके तीसरे पद में आते हैं, तीसरा छंद। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। तो यहाँ पर शब्द अर्थ देखिए। दृगों का अर्थ है आँखों, तृण तृण का अर्थ है तिनके तिनके। यह किसान के खेत भी दिखाई दे रहे हैं। किसान अब गरीब हो चुका है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाया भी है। लहराते हुए खेत दृगों में, उस किसान की आँखों में अपने वह हरे भरे फसलों से लहराते खेत नजर उसको अपनी आँखों में झूम उठ रहे हैं। जो हुआ बेदखल वह अब जिनसे, जो उसके पास अब नहीं है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, क्योंकि उसके जीवन में भी जो हरियाली थी, उसके जीवन में जो सुख था वह खेतों की हरियाली से ही था। जब उसका खेत खलिहान सब हरे भरे थे तो उसके जीवन में भी सुख था। एक बार और देख लीजिए। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। उस किसान की आँखों में आज भी वो लहलहाते खेत झूम रहे हैं जो अब उसके पास नहीं हैं, क्योंकि थोड़े से ऋण के बदले महाजनों ने, सेठ ने उसकी सारी खेती हथिया ली है। वह उसके जीवन में उन खेतों की हरियाली से ही उसके जीवन में खुशहाली थी और उसका जीवन खुशहाल था, लेकिन अब उसके जीवन से प्रसन्नता ही चली गई है। काव्य सौंदर्य। सूदखोरों और जमींदारों के प्रभाव से हुई किसान की दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है। भाषा कोमल और सरल है। लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग है। जैसे समाज में उस समय जो भाषा रही है, लोक प्रचलित सामान्य शब्दावली का प्रयोग है। रूपक अलंकार है जीवन की हरियाली, हरियाली रूपी जीवन अर्थात खुशहाल जीवन। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तृण तृण में, तृण तृण तिनके तिनके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अपना है आपका चौथा इसमें पद। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा।
उस कारकुनों अर्थात जमींदार के नौकर जो हमेशा हर वक्त लाठियाँ हथियार वगैरह इत्यादि लिए रहते हैं, उन्हें कारकुन कहा गया है। किसान उस गरीब किसान को की आँखों में अपनी वह आँखों का तारा, वह प्यारा बेटा, किसान का प्रिय पुत्र, उसके कलेजे का टुकड़ा, उसको अभी अब बुढ़ापे की लाठी उसकी वह उसकी आँखों में घूम रहा है, जिसे कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा, जिसे साहूकार सेठ साहूकार के या जमींदार के नौकरों ने जवानी में ही लाठी से पीट पीट कर मार दिया था। अर्थात यहाँ पर किसान के विषय में कवि कहना चाहते हैं कि उस गरीब किसान का एक जवान पुत्र था जो उसकी आँखों का तारा, उसकी बुढ़ापे की का सहारा था, लेकिन उसने जब विरोध किया जमींदार और साहूकार के अपने का विरोध किया, उसकी गलत बातों का विरोध किया, तो गुस्से में आकर क्रोध में आकर जमींदार के नौकरों ने उसे लाठी से पीट पीट कर जवानी में ही मार दिया। यहाँ पर जमींदार द्वारा किसान पर किए गए अत्याचारों का करुण चित्रण है। भाषा सरल सहज और प्रभावशाली है, शैली प्रवाहपूर्ण है, अनुप्रास अलंकार है, कारकुनों की मुहावरों का प्रयोग है, आँखों ही में घूमना और आँखों का तारा होना। आँखों में घूमना, आँखों में नज़र आना, हमेशा याद करना, और आँखों का तारा अर्थात सबसे प्रिय है। मुहावरेदार यहाँ पर भाषा है। अगला है, बिका दिया घर द्वार महाजन नेन ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रहे आँखों में चुभती वह कुर्क हुई बरधों की जोड़ी। यहाँ पर भारतीय किसान की दीन दशा का बड़ा करुण चित्रण किया है। सेठ साहूकार ने गरीबों को ऋण देने के बाद अपने अत्याचारों से वे उन्हें बर्बाद करके रख देते हैं, उस ऐसे ही उसने किसान को भी बर्बाद कर दिया है। तो जमींदार का कर्ज चुकाते ही जब वह ब्याज के रुपये नहीं दे पाया, तो जमींदार ने उसके घर द्वार को बेच दिया। महाजन का अर्थ है यहाँ पर सेठ, कौड़ी अर्थात एक पैसा, चुभती बुरी लगती, कुर्क नीलाम हुई, बरधों अर्थात बैलों। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि बिका दिया घर द्वार महाजन नेन ब्याज की कौड़ी छोड़ी। महाजन ने अपने द्वारा दिए गए धन को वसूलने के लिए किसान के घर द्वार को बिकवा दिया और घर की जितनी संपत्ति थी सब उसे नीलाम करवा दी, घर से उसे बेघर कर दिया। और किसान को अब उस आँखों में अपने वह बैलों की जोड़ी भी बड़ी याद आ रही है, जो महाजन ने ब्याज के रुपयों के वसूलने के लिए कुर्क कर दिया था या उन्हें नीलाम कर दिया था। यहाँ पर साहूकार ने गरीब किसान को दिए गए अपने धन को वसूलने के लिए उसके ऊपर बहुत से अत्याचार किए, यहाँ तक कि उसने गरीब किसान के घर और संपत्ति सभी को नीलाम कर दिया, उसे घर से बेघर कर दिया। उसने देखते ही देखते किसान के प्राणों से भी प्यारे बैलों की जोड़ी को भी नीलाम कर दिया अर्थात बेच दिया। किसान निर्धनता के कारण केवल देखते रहा, कर कुछ नहीं सका। उसकी स्मृति में अभी भी बैलों की नीलामी का वह दृश्य हमेशा उसकी आँखों के सामने आता रहता है। काव्य सौंदर्य महाजनों के अत्याचार से दुखी किसान की दीन दशा का चित्रण है। करुण रस है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रह शब्दों में मुहावरे का प्रयोग है, आँखों में चुभना। अब अगला है आपका, उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती,
आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी, उजरी के अर्थ यहाँ पर दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो उजरी शायद उसने अपनी गाय का नाम स्वच्छ रंग की, सफ़ेद रंग की होने के कारण शायद उसने उजरी रखा हो। उजरी का अर्थ सफ़ेद ही होता है। तो यहाँ पर आँखों में नाचा करती अर्थात उसे याद आती है। तो किसान अपनी उस उजरी गाय को याद कर रहा है जो अब उसके पास नहीं है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती। किसान की एक गाय थी, उजरी नाम की एक गाय थी जो किसान के अलावा किसी को भी दूध दूहने के लिए अपने पास नहीं आने देती थी। तो उस गाय को भी महाजन ने नीलाम करवा दिया, बेच दिया। किसान को पता नहीं है कि वह कहाँ है अब। तो अब किसान को उसकी याद आ रही है। वह सोच रहा है कि अब उस उजरी गाय का दूध कौन दूह रहा होगा। आँखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उस गाय के चले जाने से किसान का सुखी संसार नष्ट हो गया और किसान को अपने उस सुखी संसार की याद आ रही है। महाजनों के यहाँ पर काव्य सौंदर्य में आते हैं। महाजनों के अत्याचार से पूरी तरह बर्बाद किसान की दीन दशा का वर्णन किया गया है। प्रश्न शैली का प्रयोग किया गया है। पास दुहाने आने देती, प्रश्न चिन्ह जहाँ पर लगा है। मुहावरों का प्रयोग है। आँखों में नाचना, सुख की खेती इत्यादि। अनुप्रास अलंकार है। किसे कब, कौवर्ण, उजरी उसके, उवर्ण, उह आँखों, आँखों, यहाँ पर अवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। बिना दवा दर्पण के घर ने स्वर्ग चली आँखें आती भर देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। यहाँ पर घरनी का अर्थ ग्रामीण परिवेश के शब्द हैं। तो घरनी का अर्थ है घरवाली या स्त्री। स्वर्ग का अर्थ है स्वर्ग। यहाँ पर किसान के दुखों का अंत यहीं पर नहीं हुआ बल्कि उसकी जो जीवन संगिनी थी वह भी बिना दवा के अभाव में वह भी तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। इसके किसान के अन्य दुखों का भी फिर बता रहे हैं कवि यहाँ पर। बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आँखें आती भर। किसान की जो धर्मपत्नी थी, जो उसकी स्त्री थी, वह बीमार थी और उसके कोई दवा इत्यादि उसके लिए कुछ नहीं था क्योंकि किसान के पास पैसा नहीं था। वह उसका इलाज नहीं करा पाया तो वह मृत्यु को प्राप्त हो गई, स्वर्ग चली गई। उसे याद करके किसान की आंखें भर आ रही हैं। किसान रो रहा है और जो नवजात बालिका हुई थी, माँ के देखरेख के अभाव में, माँ के दूध के अभाव में, तो नवजात बालिका भी 2 ही दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गई। काव्य सौंदर्य में आते हैं। आज़ाद भारत के दरिद्र किसानों की आर्थिक दशा का हृदय विदारक चित्रण है। शिल्प, भाषा ग्रामीण परिवेश के अनुकूल है। अनुप्रास अलंकार है। दवा दर्पण, मुहावरे का प्रयोग है। आँखें भरना। बच्चों धन्यवाद। आप लोग ध्यान से पढ़िए, घर पर रहिए, सुनते हैं। अब 2 काव्य यहाँ पर एक साथ उनका काव्य सौंदर्य है। पद है आपका। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन पकड़ मगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। पतोहू का अर्थ है पुत्र की पत्नी अर्थात पुत्रवधू और विधवा अर्थात जिस स्त्री का पति नहीं हो। पति घातिन, घातिन अर्थात मारने वाली। तो यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि उस किसान की एक पुत्रवधू थी जो पति के न रहने से विधवा कही गई। घर में उसकी विधवा पुत्रवधू थी। लक्ष्मी थी, वह ग्रह की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी कही गई। लेकिन अब पति के न रहने से समाज ने उसको पति के घातिन कहा, पति को मारने वाली कहा। पकड़ मगाया कोतवाल ने डूब कुएं में मरी एक दिन। उस पुत्रवधू को एक दिन कोतवाल ने
कोतवाली में बुलाया, उसका अपमान किया और उस अपमान को वह सहन नहीं कर पाई और कुएं में डूबकर मर गई। अर्थात किसान के दुखों का अंत यहीं पर नहीं हुआ, उसका पुत्र भी गया, उसकी स्वयं की पत्नी गई, नवजात बच्ची गई और यहाँ तक कि एक पुत्रवधू थी, पुत्रवधू ने भी कुएं में डूबकर अपने जीवन को समाप्त कर दिया। खैर पैर की जूती जोरू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। अब देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से उस समय की स्त्री की दशा का वर्णन करा हुआ है कि स्त्री को पैर की जूती अर्थात उसको बड़ा हीन देखा जाता था। जोरू अर्थात स्त्री, सुध अर्थात याद करना, सांप लौटते फटती छाती अर्थात सांप लौटना भी दुख होना है और फटती छाती का अर्थ भी दुख होना है, अर्थात बहुत दुख होना। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चलो खैर कोई बात नहीं, खैर पैर की जूती जोरू, खैर कोई बात नहीं, स्त्री तो पैर की जूती के समान है। यह तत्कालीन समाज की सोच थी। आज तो स्त्रियां, बालिकाएं पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल रही हैं, इसलिए यहाँ पर हम इस समय की दशा को हम इसके लिए नहीं कहेंगे, या उस समय की स्त्री की दशा का वर्णन कर रही हैं। स्त्री तो बड़ी हीन है, पैर की जूती के समान है, अगर एक जूती न हो तो दूसरी आ जाएगी। लेकिन जवान लड़के की जब याद आ रही है किसान को, तो उसे सांप लौटते उसे दुख हो रहा है, फटती छाती और बहुत अधिक दुख हो रहा है। इसके काव्य सौंदर्य में आते हैं। इन दोनों पंक्तियों का, दोनों पदों का काव्य सौंदर्य एक साथ किया गया है। पति की हत्या के लिए पत्नी को दोषी मानना तथा पत्नी को पैर की जूती मानना, यह उस समय के समाज में नारी की हीन स्थिति को बताता है। करुण रस का प्रभाव दिखाई दे रहा है। मुहावरों का प्रयोग है, सांप लौटना, छाती फटना, पैर की जूती होना। भाषा सरल और सहज है। ग्रामीण परिवेश से लिए गए शब्दों के प्रयोग से कविता में प्रवाह है। जैसे पतोहू, जोरू, लक्ष्मी, ये ग्रामीण परिवेश से लिए गए शब्द हैं। अब हम आते हैं इसके अंतिम पद में। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। स्मृति अर्थात याद, तुरंत का अर्थ है तुरंत, शीघ्र, चितवन दृष्टि, तीखी नोक जैसी, सदृश बहुत दुखदाई। जब उस किसान की आँखों में अपने पुराना सुखी समय की याद आ रही है, जब उसकी आंखों में अपना पुराना सुखी हरा भरा जीवन याद आ रहा है, वैभवशाली सुखमय संसार याद आ रहा है, तो क्षण भर एक चमक है लाती। तो वह वैभवशाली और सुखमय संसार को याद करके क्षण भर के लिए वह सुखी और प्रसन्न होता है, आनंदित हो जाता है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही वह अपनी वर्तमान की दशा में आता है, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। लेकिन जैसे ही बच्चों, यहाँ पर तुरंत शब्द नहीं है, यहाँ पर कुछ गलत हुआ है। तुरंत, यहाँ पर अर्थ तुरंत का अर्थ भी यही है, तो तुरंत लिखा जाएगा, तुरंत नहीं लिखा जाएगा। तो जैसे ही कवि उस किसान को, गरीब किसान को अपने वर्तमान की दशा में दिख रही है, तो तीखी नोक सदृश बन जाती, तो उसे उसकी नज़रें शून्य में कहीं गड़ी रह जाती हैं। उसकी आँखों में एक एक करके अपने पुराने सभी लोग याद आते हैं, अपने परिवार के लोग याद आते हैं, अपने खेत खलिहान याद आते हैं, जो अब उसके जीवन में बिल्कुल भी नहीं हैं। तो उन सब की यादें किसान को बड़ी दुख देती हैं। किसान की बहुत अधिक दुख उन यादों से पड़ता है। भाव सौंदर्य। किसान का पूरा जीवन एक दुखद कहानी रहा है। भाषा में
छोटे शब्द होने से कसाव है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, तीखी नोक सदृश, बहुत तीखे नोक की तरह या तीखी नोक के समान। तो यहाँ पर ऐसा होने से उपमा अलंकार है। बच्चों, इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, बार बार पढ़िए, मनन कीजिए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। पुनः धन्यवाद।